ऑफ साइकोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकी, स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस और कॉग्निटिव प्रोसेस, इट्स मीनिंग एंड नेचर। लेकिन आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, अगर मनोविज्ञान को हम सबसे पहले से स्टार्ट करें तो मनोविज्ञान का जो संक्षिप्त इतिहास है या उसकी हिस्ट्री है वो क्या है कि मनोविज्ञान जो इंग्लिश के साइकोलॉजी शब्द से बना। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द को अगर आप डिवाइड करोगे या संधि विच्छेद करोगे तो साइकोलॉजी ग्रीक शब्द है। ठीक है, जिसका जो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगो, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विवेचना। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सॉल, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विवेचना करना। तो शाब्दिक अर्थ क्या बना साइकोलॉजी का? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ बना है कि मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन का विज्ञान है। पर इसका आज के लाइफ में अगर देखें तो इसको सिर्फ आत्मा का ही अध्ययन नहीं बोला जाता, इसका सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है साइकोलॉजी की, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है? आपकी मन की विषय वस्तु है। ठीक है, आपके मन का विज्ञान है। तो जब ये आपके मन से जुड़ा हुआ है तो आपके व्यवहार, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, सभी कुछ इसमें ऐड हो जाता है। तो सभी का अध्ययन जरूरी है। अगर आप अपने शरीर को देखें तो आप अपने शरीर का जब कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो सिर्फ अपनी बाहरी शरीर को ही नहीं देखते। ठीक है, आप उसके साथ साथ अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने नेचर, अपना बिहेवियर, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना एक शेड्यूल बनाते हैं कि अगर आपको मतलब विंटर्स में आपको प्रॉब्लम है तो आपको विंटर्स में कौन से खाने से बचना है, किस तरह से आपका रहन सहन होना चाहिए जिससे कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी हेल्दी रहे और फिजिकली भी आप फिट रहे। ठीक है, तो अब हम साइकोलॉजी को एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि साइकोलॉजी क्या है? ग्रीक शब्द से बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है सॉल या आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा के अध्ययन से लेकर आपका व्यवहार, आपके एक्सपीरियंस, आपकी मानसिक प्रक्रियाएं, जो आपका मेंटल प्रोसेस है, वो सब अध्ययन का ही विषय है। तो मनोविज्ञान का एक, इसके पीछे देखो तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, बट इतना हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर बहुत ही लेंथी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन हम फिर भी बेसिक इसका समझते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी को अगर देखो तो पहले जो इसको दो पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है, एक तो प्राचीन और एक आधुनिक। तो सबसे पहले अगर देखो तो साइकोलॉजी क्या था? जो हमारा दर्शन था, ये दर्शन शास्त्र में ही था। पहले क्या होते थे, जो हमारा दर्शन शास्त्र है उसमें देखो तो उसमें कई आपके मन और आत्मा से रिलेटेड भी रिसर्च हुई है। ठीक है, और आपका जो विचार है, आपका व्यवहार है, वो दर्शन के अंदर सब कुछ बताया गया है। लेकिन 1879 में इसको एक अलग सब्जेक्ट दे दिया गया। तो मनोविज्ञान का अगर स्वरूप आप देखें या इसका इंट्रोडक्शन अगर आप समझेंगे तो साइकोलॉजी का जो इसमें बताया, एक सेकेंड मैं इसका एग्जैक्ट आपको टाइम बता देती हूँ। तो जो प्री साइंटिफिक पीरियड था साइकोलॉजी का, प्री साइंटिफिक पीरियड क्या था? वो मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र के अंदर था। साइकोलॉजी आपका फिलोसफी की ही एक ब्रांच थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों को थोड़ा समझ आना लगा या इसमें रिसर्च होने लगी तो विलियम वुंट फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1879 में साइकोलॉजी की पहली लैब को ओपन किया। ठीक है, प्री साइंटिफिक पीरियड में साइकोलॉजी फिलोसफी का ही एक ब्रांच थी। आफ्टर दैट विलियम वुंट ने 1879 में
मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की पहली लैब को ओपन किया, फिर इसको दर्शन शास्त्र से हटाकर, मतलब फिलॉसफी से हटाकर इसको सेपरेटली एक सब्जेक्ट बना दिया गया। और ये एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार और उसकी मेंटल प्रोसेस का तो अध्ययन करता ही है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मनोविज्ञान एक ऐसा शब्द विज्ञान है जो सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है, जो सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है। आपके भीतर, या मतलब इसको बोला ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राणी के भीतर जो भी मानसिक और दैहिक जो भी प्रक्रियाएं हैं, मानसिक और दैहिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? मानसिक या दैहिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जो आपके अंदर आपके भाव हैं, आपके संवेग हैं, उनको बोला जाता है मानसिक और दैहिक प्रक्रियाएं। जैसे आपका चिंतन, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, ये सब चीजें इसमें काउंट हो गई है। तो ऐसा माना जाता है कि अब धीरे धीरे जब इसमें प्रोग्रेस होती गई साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में, या और रिसर्च होती रही, या और इसमें रिसर्चर आए, तो उन्होंने क्या रिसर्च किया कि ये सिर्फ प्राणी का ही व्यवहार नहीं है। अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी मनुष्य और पशु पक्षी सभी के व्यवहार को रिसर्च करता है या उनका अध्ययन करता है। ठीक है। और इसमें क्या है, आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में मैंने क्या क्या बताया, आपके चिंतन है, आपका भाव है, संवेग है, आपके तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब काउंट होते हैं। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है या मनोविज्ञान का जो इंट्रोडक्शन है, वो अगर उसको देखा जाए तो ये एक आसान तरीका है किसी भी चीज को या किसी भी समस्या से अपने सॉल्यूशन ढूंढने का। तो साइकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर देखा जाए तो दर्शन शास्त्र में सारे सॉल्यूशंस थे, हमारा ज्ञान से लेकर हमारे कर्म, हमारे सभी चीजें उसमें एक्सप्लेन किया गया, लेकिन साइकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बताएगा कि साइकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी रिसर्च के लिए, या साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट क्यों बनाया गया? कोई भी बताइए। अर्चना, साइकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है, या योग में साइकोलॉजी सब्जेक्ट की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? साइकोलॉजी की तो मैम बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। आजकल तो ज्यादा है। जैसे कि आजकल जहाँ साइकोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ रही है, उस घरों में साइकेट्रिस्ट के पास बच्चों को ले जाना पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि उनके मनोभाव को समझना, उनके विचारों को जानना। जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बातों को ना रख नहीं पाता है, तो उसके कारण से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल। मैम शायद इसलिए जरूरत है बिकॉज योग के लिए भी एक मेंटल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर आप देखो, जो अष्टांग योग बताया है महर्षि पतंजलि जी ने, जो अष्टांग योग बताया है, वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के व्यवहार को में संतुलन लाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो उन्होंने कैटेगराइज किया साधकों को। महर्षि पतंजलि ने 3 टाइप के जो साधक बताए हैं, उनके लिए अलग अलग साधना बताई है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो निम्न श्रेणी के साधक हैं, उनका मेंटल हेल्थ कैसे, उनका मेंटल लेवल क्या है, या वो किस तरह से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो साइकोलॉजी अगर देखो तो पूरी तरह से, अगर आप देखा जाए तो योग में भी आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से रिलेट होती है। ठीक है। तो अगर देखो मैं सिंपल आपको ये कहना चाहूंगी कि बिना मनोविज्ञान के योग संभव नहीं है, और बिना योग के आपका मनोविज्ञान बिल्कुल अच्छी तरह से हेल्दी नहीं हो सकता। तो दोनों ही चीज इंटरकनेक्टेड है, दोनों सब्जेक्ट। अगर आप देखिए, बहुत हमारे पास कैसे पेशेंट्स आते हैं, बहुत डिस्टर्ब, कई बार जो स्ट्रेस के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मतलब पढ़े लिखे, बहुत वेल ऑफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर देखो कि शरीर क्या है, शरीर स्थूल रूप में है, इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी बीमारियां आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मन बहुत सूक्ष्म है, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप सिर्फ समझ सकते हैं। मेरे सामने भी अगर कोई स्ट्रेस का पेशेंट होगा तो मैं उसको देखकर नहीं जज कर सकती कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है, या उसका साइकोलॉजी, उसकी मेंटल लेवल क्या है, जब तक उसका व्यवहार नहीं जानती। तो जो साइकोलॉजी है वो भी 2 टाइप से होती है, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। लेकिन यहाँ जो साइकोलॉजी की जो बात हो रही है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान की हो रही है। ठीक है। व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या है? जो व्यक्ति के व्यवहार से उसको हम जान सकते हैं,
उसकी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। सपोज अगर मुझे किसी मैं एक छोटा सा इसका एग्जांपल दूंगी कि अगर मुझे किसी भी बात का कोई बहुत बुरा लग रहा है, छोटी छोटी बात मुझे बहुत जल्दी महसूस होती है, तो सामने वाले आदमी को मेरे ये नेचर नहीं पता है, लेकिन अगर सामने वाले को बहुत स्ट्रेट बोलने की आदत है तो वो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट करेगा, उसकी मजाक की बात को भी मैं फील कर जाऊंगी। धीरे धीरे क्या होगा, मेरे अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं वो भाव मेरे अंदर दबते चले जाएंगे। अगर मैं बोल पाई तो इट्स ओके, अगर मैं नहीं बोल पाई तो वो मेरे भाव अंदर ही अंदर दब जाएंगे, लेकिन वो उभरेंगे जरूर। अब नहीं उभरेंगे, चाहे वो 10 मिनट बाद उभरे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, वो बाहर निकलेंगे जरूर। लेकिन अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा बॉडी पर, कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव की स्थिति आएगी, और धीरे धीरे ये मानसिक तनाव क्या है, मानसिक रोग में बदल जाता है। लेकिन इसी चीज को समझने के लिए साइकोलॉजी का एक अलग सब्जेक्ट बताया गया है। आप देख लीजिए 10th-12th के बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनके सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, टीचर्स के लिए सेमिनार्स होते हैं, रिलैक्सेशंस, उनके क्या कहते हैं सेशंस होते हैं। वो क्यों दिया जाता है कि उनका मेंटल लेवल बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। तो ये साइकोलॉजी का ये मीनिंग सिंपल, मैंने इसको आपको साधारण शब्दों में इसका बताया। अब है साइकोलॉजी की डेफिनेशन। तो अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी के जो फादर माने गए हैं वो कौन है, वो विलियम वुंट है। ठीक है, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशंस हम 2-3 डेफिनेशंस इसकी सुनेंगे, और आप अगर नोट करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। सबसे पहले H.W. हेपनर ने डेफिनेशन बताई है साइकोलॉजी की। H.W. हेपनर ने व्यवहारिक या मनोविज्ञान का लक्ष्य मानव क्रियाओं का वर्णन, मनोविज्ञान का लक्ष्य मानव क्रियाओं का वर्णन, भविष्य कथन एवं नियंत्रण है। मनोविज्ञान का लक्ष्य मानव क्रियाओं का वर्णन, भविष्य का कथन एवं नियंत्रण है। साधारण भाषा में इसको कैसे समझेंगे, जो साइकोलॉजी है वो क्या है, वो किसी भी प्राणी के जो क्रियाएं हैं, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, उनको एक्सप्लेन करता है। हम व्यवहार के थ्रू ही तो समझ पाते हैं किसी चीज को, और उसकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी या फ्यूचर में वो क्या कर सकता है उसको, उसके बारे में बताता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है तो समाज के अनुसार ही व्यवहार करना होता है। लेकिन अगर समाज से अलग उसका कुछ हटके थोड़ा बहुत कोई भी व्यवहार, उसका कुछ चेंजेस देखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको बता देते हैं कि उसका मेंटल, जो उसकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब्ड है, या वो उसका मेंटल लेवल बहुत ही हेल्दी है। ठीक है, सेकंड है R.W. हस्बैंड के अनुसार व्यवहारिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान सामान्य व्यक्तियों के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है। बर्जर के अनुसार, थर्ड डेफिनेशन लिखिए इसकी, बर्जर के अनुसार मनोविज्ञान के उद्देश्य विभिन्न प्रकार की योग्यताओं एवं क्षमताओं से युक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने तथा उनके पर्यावरण का चयन एवं नियंत्रण करने के बाद उनको उनके कार्यों से
इस प्रकार समायोजित करना है, इस प्रकार समायोजित करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत और सामाजिक, कि वो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत और सामाजिक सुख तथा संतोष पा सके। साइकोलॉजी आपको बताती है कि आपको कौन सा एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कैसा बिहेव करना है, आप कैसे एडजस्ट करेंगे किसी भी माहौल में, ये सब आपको बताता है साइकोलॉजी। प्लस आपको ये भी समझाता है कि जो सोशली और पर्सनली जो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए या जो आपकी खुशियां हैं या सुख है, उसको आप कैसे जान सके। अगर हम इसको, इस डेफिनेशन को योग के साथ जोड़ेंगे तो अब हम, हमारा जो सुख, हमारे लिए जो सुख का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि जो योगी है उनके लिए सुख क्या चीज है, जिसमें उनको संतोष हो रहे या फिर जिसमें वो अपने आप को शांति और एकाग्रता की तरफ निकल जाए। ठीक है, इसको हम सुख मानते हैं। लेकिन अगर आप साधारण मनुष्य से बात करोगे तो उनके लिए सुख क्या है? उनके लिए सुख है उनके साधन, उनके जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं या जो उनकी लाइफ है, जो उनके ऐशो आराम की लाइफ है, उसको उन्होंने सुख माना है। और इसी के चलते धीरे धीरे क्या होता है कि उनको वही सुख उनके लिए दुख का रूप ले लेता है। तो योग के साथ इसको इसलिए कनेक्ट किया गया है, या योग में साइकोलॉजी को इसलिए इंपॉर्टेंट बताया गया कि आप एक्चुअली सच्चे या यथार्थ या सत्यता को जान सके। एक डेफिनेशन और लिख लीजिए इसमें, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक अध्ययन है। सामान्य मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन है। तो इसकी डेफिनेशंस हो गई है, आपको क्लियर हुआ इसका मीनिंग? एक बार मुझे कोई एक्सप्लेन करके बताए कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है साइकोलॉजी का? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। बोलिए, बोलने से चीजें आपको आएंगी, समझ आएंगी, चीजें जो आपको डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलती रहूंगी, आप सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो ये बहुत कॉमन सा हो जाएगा। फिर आप बोलिए बीच में। मैम, साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन इमोशंस, माइंड एंड बिहेवियर। थॉट एंड बिहेवियर एक्सपीरियंसेस। ओके, यस मैम। और साइकोलॉजी को अगर आप बताएं तो इसका टाइम पीरियड मैंने क्या बताया था? इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? कब से स्टार्ट हुआ साइकोलॉजी? 1870। हाँ अर्चना, क्या बोले आप? 1879। यस। और साइकोलॉजी के फादर कौन है? विलियम। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए तो आपको उसमें ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ही ध्यान रखनी है। आप साइकोलॉजी का हमने मीनिंग, डेफिनेशन समझ लिया, उसकी हिस्ट्री भी पता कर ली, साइकोलॉजी स्टार्टिंग में क्या था, या प्री साइंटिफिक पीरियड में साइकोलॉजी फिलोसफी का ही एक ब्रांच थी, या फिलोसफी को ही एक रूप माना गया था, एक उसका अंश था, और 1879 में उसको सेपरेटली एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया। ठीक है, अब साइकोलॉजी क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ साइकोलॉजी हेल्पफुल है। ठीक है, देखो साइकोलॉजी की अगर हम ब्रांचेस देखेंगे तो हर क्षेत्र में उसकी ब्रांचेस है। ठीक है, जैसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो मेंटल हाइजीन एंड क्योर। ठीक है, अगर हम इसकी ब्रांचेस देखें या इसकी क्षेत्र देखें कहाँ हेल्पफुल है साइकोलॉजी। तो और सबको, किसी का माइक ओपन है, साउंड आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ किसी का माइक ओपन हो गया? आप क्लियर है आपका आवाज? यस मैम। ठीक है, माधुरी जी के यहाँ म्यूजिक चल रहा था। हाँ, हमारे यहाँ पूजा चल रही है। ओके, ओके, पूजा चल रही है। पूजा है।
हाँ वो यहाँ पे 7 days पूजा रहते हैं ना। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, पूजा को चलने दीजिए, हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी के जो इसके जो क्षेत्र बताए हैं कि किस किस फील्ड में साइकोलॉजी हेल्पफुल है, तो इसके कुछ 9 या 13-14 इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और धीरे धीरे हम उसको छोटे छोटे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ हेल्पफुल है। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। सेकंड है इसमें सामाजिक समस्याएं। जो फर्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? मेंटल हाइजीन एंड क्योर, मेंटल हाइजीन एंड क्योर। सेकंड पॉइंट है सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स। थर्ड है एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। फोर्थ पॉइंट है इसका इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उद्योग एवं व्यापार, उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है सेवाओं या नौकरियों के चुनाव में, सिलेक्शन ऑफ सर्विसेज और जॉब्स। सेवेंथ पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध निरोध के क्षेत्र में भी साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। मैम 6 पॉइंट दोबारा रिपीट करें। पॉइंट है सेवाओं या नौकरियों का चुनाव, सिलेक्शन इन सर्विसेज और जॉब्स। सेवेंथ पॉइंट है अपराध निरोध, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। नेक्स्ट है एट्थ पॉइंट आर्मी फील्ड, सैनिक क्षेत्र। देन वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, 10th पॉइंट विश्व शांति। 11 पॉइंट है सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा। 12 पॉइंट है स्पोर्ट्स फील्ड, क्रीड़ा या खेल क्षेत्र। और 14th पॉइंट है अंतरिक्ष मनोविज्ञान, स्पेस साइकोलॉजी। अगेन आई एम रिपीटेड, फर्स्ट है मेंटल हाइजीन एंड क्योर, सोशल प्रॉब्लम सेकंड पॉइंट, एजुकेशन थर्ड पॉइंट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, परामर्श तथा निर्देशन। आई थिंक ये मिसिंग था, ये छूट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको आगे लिख लीजिए, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, परामर्श तथा निर्देशन। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उद्योग एवं व्यापार। नेक्स्ट है सिलेक्शन इन जॉब्स एंड सर्विसेज, सेवाओं या नौकरियों का चुनाव। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध निरोध। देन आर्मी फील्ड, सैनिक क्षेत्र। देन पॉलिटिकल फील्ड, राजनीतिक क्षेत्र, ये भी मिसिंग हुआ, राजनीतिक क्षेत्र। एंड विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस। नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फील्ड, क्रीड़ा या खेल क्षेत्र। और लास्ट पॉइंट है स्पेस साइकोलॉजी, अंतरिक्ष मनोविज्ञान। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसका मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, इसके पॉइंट से आपको क्या साउंड कर रहा है? क्या है मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा? बताइए। कुछ बहुत पुराने टाइम में आपने देखा है कि किसी को थोड़ा सा भी कुछ उसके व्यवहार में कुछ चेंजेस आते थे, तो हम लोग मतलब जो लोग थे हमारी सोसाइटी के या जो
इंडिया के जो मेंटालिटी थी वो क्या समझते थे कि इनके ऊपर कोई भूत या प्रेत का साया है, ठीक है। उनका वो बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, या वो अंदर कमरे में ही बंद रहते थे, या कुछ भी उनकी कोई भी मन में किसी भी तरह का कोई हर्डल होता था तो उससे क्या होता था कि उनको बोल, या फिर वो कोई भी अभद्र व्यवहार करे, ठीक है, एबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है उसको देख के क्या सोचा जाता था कि इसके ऊपर कुछ भूत प्रेत है, या उसकी झाड़ फूक करवाओ, इसको किसी से जड़वा लो, इसकी पूजा पाठ करवाना है, इसको किसी ने कुछ खिला दिया है। इस तरह की मेंटालिटी ज्यादा थी लोगों की। तो साइकोलॉजी कैसे हेल्पफुल हुआ? साइकोलॉजी ने इन चीजों को डीपली इसका स्टडी किया और उन्होंने पता लगाया कि जिस तरह से शरीर में प्रॉब्लम्स होती है ना, शरीर की बीमारियां होती है, उसी तरह से मन की भी प्रॉब्लम्स होती है। मन में भी जब चीजें नहीं आप क्लियरली किसी के साथ शेयर कर पाते तो कहीं ना कहीं आप क्या है, अंदर ही अंदर उन चीजों में उलझते रहते हैं, ठीक है। तो आपके जो व्यवहार है वो भी चेंज, कई बार वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो उस व्यवहार को समझने के लिए साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल रहा है। और मनोविज्ञान ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि ये बीमारियां क्यों होती है, या फिर वहां का आसपास का माहौल कैसा है, वहां का खान पान कैसा है, वहां लोगों की मेंटालिटी कैसी है, वहां का पर्यावरण कैसा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को जानकर उनको ट्रीटमेंट करके साइकोलॉजी ने बताया कि जिस तरह से हॉस्पिटल्स में अलग अलग डिजीज या अलग अलग सेक्शंस होते थे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, जैसे आप भी कहीं जाते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, आपके गायनो अलग होंगे, आपके हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होगा, ठीक है ना, आपके किडनी के लिए अलग डॉक्टर्स होंगे। तो इसी तरह से उन्होंने एक साइकाइट्रिस्ट सेक्शन का भी बताया जहां पर साइकाइट्रिस्ट बैठे होते हैं जो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको जानते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो मेंटल हाइजीन का क्या मतलब है यहाँ? मानसिक स्वास्थ्य और उसका संरक्षण, किस तरह से आप अपने दिमाग को सही डिसीजन ले सके, आपका व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल हो। जैसे कि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हस्बैंड वाइफ बोलते हैं कि हमारे बीच में तो कभी लड़ाई नहीं होती है, ठीक है, और कुछ हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं कि बहुत लविंग कपल होते हैं लेकिन बहुत लड़ाइयां होती हैं उनकी। तो एक बहुत कॉमन सा एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं अपना। हम लोग ऐसे एक ग्रुप गैदरिंग में थे, वहां पर सब लोग आपस में अपने डिस्कशन चल रहे थे, तो एक पेयर बोला कि हम लोग बहुत लविंग कपल है और हमारी कभी लड़ाई नहीं होती है। तो मुझे लगा कि मैं एबनॉर्मल कपल हूँ फिर, क्योंकि मेरी तो नॉर्मल, जैसे हम तो लड़ते भी हैं, सभी के साथ होती होगी ये मतलब सिंपल जैसे नॉर्मल लाइफ होती है लोगों की। तो वहां बहुत लंबा डिस्कशन चला कि हमारी लड़ाई नहीं होती, हम बहुत प्यार से रहते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट बहुत कम होते हैं। तो तभी एक सीनियर बहुत एक्सपीरियंस्ड एक कपल बैठा हुआ था, उन्होंने बोला कि अगर जिन कपल्स में लड़ाई नहीं होती है या उनमें सिर्फ प्यार ही है, ये पॉसिबल नहीं है। आपके भाव, आपके संवेग किसी न किसी रूप में बाहर आएंगे। आप 24 घंटे तो किसी से खुश नहीं रह सकते, ना ही प्यार कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके बीच में प्यार है, इट मीन्स आप एबनॉर्मल कपल हैं। नॉर्मल कपल्स में लड़ाइयां भी होती हैं, नॉर्मल कपल्स में बातचीत भी होती है। ऐसा मत बोलो तो हम एबनॉर्मल हो जाएंगे। क्यों मैम? आपकी और सर की लड़ाई नहीं होती? कभी नहीं मैम। तो मैम कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। शायद होगी भी, लेकिन हमें हमें तो ये एतराज नहीं मैम। नहीं, यहाँ पर कितनी स्टूडेंट्स होंगे, कितनी फीमेल्स होंगी जो मैरिड हैं? कम से कम 10 मान के चलते हैं, 10 में से सिर्फ एक सिंगल आप हैं। और कौन ऐसा है जिनकी लड़ाइयां नहीं होती अपने घर में? हस्बैंड, बताइए। सब हंस रहे हैं तो इसका मतलब सबकी होती है, मेरी तो होती है, अच्छे से होती है, बहुत तसल्ली के साथ, ठीक है। लेकिन विद्या जी, ये रिसर्च है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी कल को कंप्लेन मत कर दीजिए, ठीक है। मैम लड़ाई नहीं होती पर आर्गुमेंट तो होते हैं। क्यों नहीं होते? अब आप ये बिल्कुल ये जरूरी भी है, नेचर है वो। आप दो जिन जानवरों में को बोलना नहीं आता है, उन दोनों को भी साथ बांधोगे ना, वो भी कभी ना कभी सींग अड़ाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो ये चीजें नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे ज्यादा प्यार एबनॉर्मलिटी है। तो मैम जरा रिसर्च करूंगी मैं आपके ऊपर। अच्छी बात है, टचवुड ना हो लड़ाइयां किसी में, लेकिन थोड़ी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट कौन सा था इसमें? एक्सक्यूज मी मैम, सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याएं। तो सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, बताइए। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है? फर्स्ट पॉवर्टी। यस, नेक्स्ट
एक एक बोलिए, सब 10 आ जाएंगे सामने। देखो ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आप समझोगे नहीं। और इसको सबसे, इसका आसान तरीका है इसको क्लियर करने का, तो हो गया हाँ, असमानता, असमानता, जाति भेद हो गया, ठीक है, हमारे डॉरी सिस्टम हो गया, जो हमारी सोसाइटी में डॉरी सिस्टम है, प्लस और क्या क्या चीजें हैं, रूढ़िवादिता है, मानसिकता, जो लोगों की सिख मानसिकता बोलते हैं ना, कि एक दकियानूजी समाज होता है जहां पर लड़कियों का बाहर निकलना, पहनना, ओढ़ना, इन सब चीजों पे ऑब्जेक्शन होते हैं, ठीक है। या फिर इसमें एक क्या होगा, बाल विवाह। ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में ऐसी है कि जिनसे निकलने के लिए हमें एक सदी लग गई। राजस्थान में अभी भी आप देखो तो बहुत बहुत रूरल एरियाज में आप जाओगे तो वहां अभी भी बाल विवाह है। क्यों? क्योंकि वहाँ एजुकेशन सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, आसपास के लोग इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो इस चीज को चेंज कर सके। लेकिन काफी लोग इसके अगेंस्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है वो धीरे धीरे क्या है, ग्रो कर रही है, वो प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके लिए पहले क्या होता था, देखो वर्ण भेद के अकॉर्डिंग भी 4 प्रकार के समाज बताए गए थे, ठीक है, उसमें 4 प्रकार के वो बता दिया था। सबसे पहले थे ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वो क्या थे, वैश्य, देन शूद्र। तो एक सोसाइटी में 4 तरह से डिवाइड कर दिया था कि जो ब्राह्मण होंगे वो सबसे उच्च होंगे, सबसे ऊपर माने जाएंगे। जो क्षत्रिय होंगे उनका काम क्या होगा, वो क्या कहते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते थे। 3rd नंबर पे जो हमारा बिजनेस और जो पूरा पैसे वैसे का लेन देन था, वो वैश्य होते थे, जो जिनको हम लोग बोलते, जो बिजनेस मैन होते हैं। और सबसे नीचे जो सेवा करते थे सोसाइटी की, वो कौन थे, तो शूद्र होते थे, जिनको हम बहुत ही उसमें लोअर में रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम एससी लोगों को काउंट करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, एजुकेशन आई सोसाइटी में, एजुकेशन लेवल बढ़ा, सभी लोगों ने एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, और ये गैप धीरे धीरे खत्म होता गया, ठीक है। जैसे ये गैप खत्म हो गया, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास के लोग किस कास्ट के हैं। सबसे पहले तो जाति भेद ही खत्म हुआ है। धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ी है तो डॉरी सिस्टम भी खत्म हो रहा है। अब आज के टाइम में तो डॉरी सिस्टम बिल्कुल ही, आप देखिए, कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। बाल विवाह बिल्कुल पूरी तरह से देखा जाए तो उसको बंद किया जा चुका। तो साइकोलॉजी की वजह से ही ये सब हुआ, क्योंकि जब तक आपका मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, तब तक आप किसी भी एक चेंज के लिए प्रिपेयर नहीं होते। अपने घर में भी अगर आपको कोई फर्नीचर भी चेंज करना होगा, उसके लिए भी पहले आप सब लोग आपस में बैठ के पूछते हैं क्या कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ बहुत अच्छा वुड का काम होता है, कहाँ पर लकड़ी बहुत अच्छी मिलती है। हम छोटी छोटी चीजों पे डिस्कशन करते हैं। तो ये तो बहुत बड़े बड़े मतलब हमारे सोसाइटी के बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भी साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये बताना, आज जो ये आप देखिए कि तरह तरह के जो जगह जगह देखा जाए, जैसे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में आप देखो जो गांव की बहुत रूरल एरिया की जो लेडीज होती हैं, उनको बेसिक नॉलेज दी जाती है, कितने बच्चे करने हैं, कितने टाइम का गैप होना चाहिए, कब शादी करनी है, उनको कितना, उनके हेल्थ के लिए कितने मतलब प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, गाँव में जा जाके लोगों को मतलब बताया जाता है, उनको बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो ये सब सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के सबसे बड़े काम होते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास होते हैं। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशन। एजुकेशन को अगर हम देखेंगे तो शिक्षा बहुत ही कॉमन है, सभी को पता है एजुकेशन कितना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन एजुकेशन के पैटर्न में चेंज आना, सिलेबस को चेंज करना, कब कहाँ किस तरह की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना, आप देखते हैं धीरे धीरे हमारे जो हर 3 या 4 साल के बाद सिलेबस चेंज कर दिया जाता है क्लासेस का, ठीक है। पहले क्या था, एक जैसे सिलेबस पढ़ते थे लोग, तो लोगों को इतना पता नहीं था। अब धीरे धीरे क्या है, जो एडवांस होती जा रही है, लोग, हमारे जो सोसाइटी एडवांस होती जा रही है, तो उनको वेरिएशंस बहुत पसंद है। आप योग में ही देखिए, योग को ही हम लेके चलेंगे कि ऑथेंटिक योगा क्या है, योग क्या है, वो सभी को पता है। ऑथेंटिक योग में क्या है, आप अपने आप मन और शरीर को बहुत शांत रखते हैं। लेकिन सोसाइटी में क्या है, वेरिएशंस चाहिए, तो योग की भी ब्रांचेस निकल गई हैं, ठीक है। एक पावर योगा हो गया है, अलायंस योगा हो गया, इंटेंस योगा हो गया है, ठीक है। तो इसे देखिए बहुत सारे योग आ गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन सा है, ऑथेंटिक योगा। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक योग किसी को सिखाएंगे, उनकी क्लासेस लेते हैं, तो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो जब
एक योग जो हमारा बेसिक जो हमारा कल्चर है उसी में हमें वेरिएशंस चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम में तो ये बहुत जरूरी है। कितने तरह के कोर्सेज आ गए हैं, क्योंकि बहुत जो ये नई पीढ़ी है इसकी अपनी अलग पसंद है, ठीक है, किस फील्ड में जाना है हमें तो पता भी नहीं है, इतने कोर्सेज होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे कोर्सेज हर डिपार्टमेंट में एक नया एक मतलब क्रिएटिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। पहले बच्चा जब स्कूल जाता था तो वो डायरेक्ट स्कूल ही जाता था, हम लोग डायरेक्ट स्कूल ही गए हैं, बट हमारे बच्चों के लिए क्या है, प्ले ग्रुप स्टार्ट हो गए। प्ले ग्रुप भी हम देखेंगे, प्ले ग्रुप आप देखो उन स्कूल्स में जाके देखो उनकी फीस कितनी हाई है, क्यों? क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, वो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं पढ़ाने के लिए। स्कूल को पहले वो जानना सिखाते हैं, उनके आते हाथ में बुक नहीं दे दी जाती, उनको खेलना है, लेकिन उनको उस माहौल से थोड़ा नॉन करने के लिए या उनसे जान पहचान करने के लिए प्ले ग्रुप्स में हम बच्चों को भेजते हैं, और हमारे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। प्ले ग्रुप के बाद जब बच्चा LKG में आता है तो हम उसकी ग्रोथ देखते हैं। हमारे टाइम में इतना कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, तो एजुकेशन में क्या है, जो बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी प्रिपरेशंस के लिए जो वर्कशॉप्स होते हैं, या फिर टीचर्स को जो बिहेवियर के लिए समझाया जाता है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए। एक मदर टीचर कॉन्सेप्ट होता है जो प्ले ग्रुप के बच्चों के साथ है, कि फर्स्ट सेकंड के बच्चों के लिए मदर टीचर कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि टीचर में कहीं ना कहीं उनको एक लगाव चाहिए बच्चों के साथ, तो मदर टीचर कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों को अपने घर में भी वही फीलिंग आए जो उनको अपने स्कूल में भी वही फीलिंग आए जो उनको अपने घर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें परामर्श एवं निर्देशन, काउंसलिंग और गाइडेंस। काउंसलिंग और गाइडेंस, काउंसलिंग से ही आप समझ रहे होंगे कि जब भी हम स्कूल खत्म करके कॉलेज में जाते हैं तो वहां एक काउंसलिंग सेशन होता है कि किस सब्जेक्ट को आपको लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है या आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर बच्चा, आप देखते हैं अगर स्टूडेंट पूरे टाइम साइंस साइड का स्टूडेंट है और उसको बहुत अच्छा उसका साइंस है या बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हुआ है, लेकिन सडन उसका देखो उसका इंटरेस्ट किधर है, म्यूजिक की तरफ चला गया, या उसका इंटरेस्ट कहीं और है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो, उसको हमने MBBS ही कराना है और हम उसको साइंस में ही धकेलते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, वो अपनी जो सब्जेक्ट है उसी से उसका लगाव खत्म होने लगता है। जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, 3 इडियट मूवी आपने देखी है, 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें तीनों में से कोई भी इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहा था, एक ही करना चाहता था सिर्फ, ठीक है। वो दोनों, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाह रहा था और एक क्या था, उसमें जॉब के लिए सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, कोई भी उसको सोर्स ऑफ अर्निंग मिले। तो काउंसलिंग और निर्देशन में साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि ये आपको बताती है कि किस तरह से आपको अपने करियर का चुनाव करना है, कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन काउंसलिंग और निर्देशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए भी काउंसलिंग की जाती है। जैसे डाइवोर्स केसेस सोसाइटी में बहुत बढ़ रहे हैं, तो डाइवोर्स ज्यादा ना हो, इसी तरह की एजुकेशन या इसी तरह का सिस्टम एक बनाया गया कि आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम मिले। सोनाली जी, आपको नींद आती है? नो मैम, मेरे आईज में कुछ चला गया ऐसा लग रहा है। आप अगर कैमरा ऑफ करके थोड़ा कुछ आंख धुलना चाहती है तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये साइकोलॉजी क्लास है, मुझे समझना पड़ेगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो जा सकता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें उद्योग और व्यापार, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री एंड ट्रेड में साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कौन से तरह का आपका जो आपकी इंडस्ट्री है, आपका उद्योग क्या है, किस तरह के उसमें आपको एम्प्लॉयज चाहिए, कितना वर्किंग आवर्स आपको डिसाइड करने हैं, कितना रिलैक्सेशन आपको अपने एम्प्लॉयज को देना है, क्या आपका क्या कहते हैं जो आपके ये इतने सारे त्योहार जो आते हैं, जो फेस्टिव सीजन होता है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिए जाए। ये सारा जो एक पूरा बॉन्ड जो बनता है या पूरा एक प्रोग्राम जो बनाया जाता है, वो पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि आप देखें जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कॉर्पोरेट में आप देखो वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है लेकिन फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। आपको
किसी भी काम में बहुत मेंटल प्रेशर ना आए, तो आपको बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है। आपके टूर्स होते हैं, आपकी पार्टीज होती हैं, आपके इवेंट्स अच्छे ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, इसमें फैसिलिटीज सारी इंक्लूडेड होती है, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपका हेल्थ, आपके पेरेंट्स का हेल्थ कवरेज होता है, इस तरह की जो फैसिलिटीज दी जाती है। ये क्यों किया जाता है? कोई बताएगा मुझे कि जब हम कहीं जॉब करते हैं या हम किसी भी ऐसे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम इन चीजों को क्यों इतना ध्यान देते हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। यस, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा, किस तरह की मशीनरीज हमें रखनी चाहिए, या फिर किस तरह की हमारे मतलब इसको किस तरह का साइकोलॉजी बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर आता है ये। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी गलत आदमी को अपने उद्योग में, किसी गलत आदमी को अपना एम्प्लॉय रख लेते हैं, काम नहीं समझ आता, या आप उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है काम समझ नहीं आता, तो आप उतना अपने आप को, अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ा नहीं पाते। तो फिर क्या किया जाता है उसमें? फिर उसमें एक प्रोग्राम चेंज किया जाता है कि किस तरह की, कौन सी, मतलब आपको क्या डिग्री चाहिए, किस तरह के लोग आपके साथ होने चाहिए कि वो आपके हर लॉसेस प्रॉफिट को अच्छे से फेस कर सके, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो उसमें कोई मेंटल प्रेशर ना आए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है, तो साइकोलॉजी यहाँ बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इसमें सिलेक्शन इन जॉब्स एंड सर्विसेज। जो सिलेक्शंस होते हैं, जैसे अगर आप आर्मी और नेवीज में देखें, तो उसमें क्या होता था, जब विश्व युद्ध के टाइम एक ऐसा रूल बताया गया कि जो आर्मी में और नेवीज में सिलेक्शन होते थे, जो उसमें हायर लेवल होते थे, जो अधिकारियों का जो चुनाव होता था, उसके लिए अल्फा परीक्षण, और जो सैनिक होते थे उनके लिए बीटा परीक्षण होता था, ठीक है। उनको इस बेस पे सेलेक्ट किया जाता था, अल्फा और बीटा, मतलब उनके परीक्षण किए जाते थे, ठीक है। कारखानों और मशीनों में मशीन किस तरह की होनी चाहिए, कैसे काम, कौन से उस पे कर्मचारी होने चाहिए, इन सब के चयन के लिए साइकोलॉजी बहुत काम करती है। और आप देख लीजिए, हर जगह किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, आपको वहां पर एक ना एक इस तरह का सलाहकार जरूर मिलेगा, जो आपको हर प्रॉब्लम से बहुत अच्छे सजेशन देकर निकाले। जैसे आप अगर देखिए, आपके अकाउंट्स को अगर संभालना हो, तो आपके पास एक सीए होता है जो आपको हर तरह के सॉल्यूशन देता है। होते हैं ना, हर कॉर्पोरेट में एक सीए जरूर होता है, उनका एक अलग अपना, इनका अपना वकील होते हैं जो उनको सारे कानून बताएं, जिससे कि वो किसी भी प्रॉब्लम से बहुत इजीली निकल जाए, या कोई प्रॉब्लम हो ही ना उनके सामने। नेक्स्ट है इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध निरोध। अपराध निरोध के अंदर क्या आता है कि कई बार हमारे देश में कैसा कानून है कि हमें अपराध, अगर कोई कम एज के बच्चे से कोई क्राइम हो जाता है, तो उसे डायरेक्ट जेल में नहीं भेजा जाता, उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग, जैसे आप देखिए, रिहैब सेंटर्स में भेजा जाता है, कि जिससे कि उसकी एज, उसको सजा ना देकर उसको सलाह दी जाए, उसे समझाया जाए कि किस तरह का उसे व्यवहार करना है। कई बार क्या होता है, जो मेंटल लोग होते हैं, जो दिमागी तरह से तंदुरुस्त नहीं होते, अगर उनसे कोई क्राइम हो जाता है तो उनको सजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मेंटली वो हेल्दी नहीं है, या वो मेंटली फिट नहीं है। तो जैसे अभी आप देखो, जो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में भी अगर आप देखें, तो उसमें एक कम एज का बच्चा था जिसको सजा नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन हुए थे। और कंट्रीज में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में जो लॉज हैं, वहां पर इन सब चीजों को ध्यान दिया जाता है कि किस तरह क्राइम को रोका जाए, किस तरह क्राइम, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके मेंटालिटी को चेंज किया जाए। तो साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिकों का ये बहुत बड़ा काम होता है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकला जाए। जैसे आप देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चे बहुत बड़ा क्राइम कर देते हैं, लेकिन आगे जाकर वो बहुत अच्छा, उनका करियर होता है, बहुत अच्छा फ्यूचर बन जाता है। क्यों? क्योंकि सुधार गृह में उनको भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्मी फील्ड। आर्मी फील्ड में साइकोलॉजी सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जो आर्मी में और मतलब जो सैनिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्मी है, नेवीज है, कोई भी आप इसमें दोनों में से लगा लीजिए, जितने भी हमारे पास आर्मी एरियाज में फील्ड में जो भी कार्यरत होते हैं, जो भी काम करते हैं, उनके लिए साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से अपने घर से दूर रहते हैं,
बहुत 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 टाइम बाद वो अपने घर वालों से मिलते हैं, तो उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबी हुई होती है। तो जिस समय लड़ाइयां होती हैं, बॉर्डर पे जो लोग होते हैं, उनको मेंटालिटी उनकी चेंज कर दी जाती है, उनको पूरी तरह से उनके अंदर से डर निकाल दिया जाता है। उनको जो कुछ लोगों में होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी मेंटालिटी चेंज करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए साइकोलॉजी हेल्पफुल है। आप किस तरह से काम करते हैं, आपने देखा है कभी पासिंग आउट परेड? आप लोगों में से काफी लोग होंगे डिफेंस में, आर्मी नेवीज में, काफी लोगों के घर, मतलब लोगों होंगे फैमिली मेंबर्स। जब पासिंग आउट परेड होती है तो एक उनको शपथ ली जाती है कि अब वो यहाँ से वापस नहीं मुड़ सकते, क्योंकि उनका जो सबसे पहली ड्यूटी है वो क्या है, वो उनकी कंट्री है। तो ये शपथ जिस समय उन्हें दी जाती है, उस समय उनको उसी तरह से उनके अंदर जोश भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा यहाँ हेल्पफुल है। आपने देखा है कितने हमारे, मैं अभी परसों यही टॉपिक पढ़ा रही थी अपनी क्लास में, तो तभी मुझे पता चला कि मेरी एक स्टूडेंट के हस्बैंड भी, मतलब काफी टाइम से वो बाहर थे जब पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है। 3-4 महीने तक उसने उनकी कोई बात नहीं हुई अपने हस्बैंड से। लेकिन ऐसा कहा जाता है जितनी साइकोलॉजी की जरूरत सैनिक फील्ड में है ना, उतनी उनकी फैमिलीज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनकी वाइफ, उनकी फैमिली भी बहुत सफर करती है उस टाइम पीरियड में। तो जो आर्मी नेवीज के जो फैमिलीज होती हैं, जब मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग की बहुत इजी लाइफ है, हम लोगों के पास इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं है, हम छोटी छोटी चीजों में अपने आप को स्ट्रेस्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इन लोगों की लाइफ हमसे ज्यादा टफ है। शिवा हंस रही है। शिवा, आपके हस्बैंड किस उसमें पोस्ट में? माइक ऑफ है। मैम डिप्टी कमांडेंट। बस मैं समझ गई, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीति, पॉलिटिकल फील्ड। पॉलिटिकल फील्ड में साइकोलॉजी का क्या रोल है? आपको पता है कि जब यूपी में इलेक्शंस होते हैं ना, तो वहां दंगे भी बहुत होते हैं, ठीक है, झगड़े, दंगा फसाद। या फिर अभी आप देखो, जब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, तो चीन ने भी बहुत बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। तो ये क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में ये साइकोलॉजी अप्लाई की जाती है कि किस तरह से कहाँ दंगे कराने हैं, कहाँ इलेक्शन में लोगों की मेंटालिटी, कैसे उनका बिहेवियर समझा जाता है, उनको समझकर वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। जब आपसे लोग वोट मांगने आते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है वो बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं आपके साथ, जैसे उससे ज्यादा फ्रेंड, उनसे अच्छे फ्रेंड आपके कोई है ही नहीं। और इलेक्शन के बाद उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। तो ये टेक्निक्स होती हैं कि किस जगह कैसा व्यवहार होना चाहिए, कहाँ पर कितनी हेल्प होनी चाहिए, कहाँ पर दंगे कराने हैं। तो ये पॉलिटिकल फंडेज होते हैं, फंडा होते हैं, जहां पर इस तरह की साइकोलॉजी अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है इसमें वर्ड पीस। कुछ बोलिए आप लोग बीच में। विद्या जी, इससे पहले कि आपको देख के मुझे नींद आए, कुछ बोलिए, बोलो। मैम, जैसे कि मराठी में एक कवि है, संत कवि ज्ञानेश्वर, उन्होंने पूरी विश्व की शांति के लिए पसायदान मांगा है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वैसे ही जब हम पूरे साइकोलॉजिस्ट होते और कोई भी योगी होते, तो उनको अपने शांति के साथ साथ अपने समाज की शांति, अपने देश की शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और पूरे विश्व की शांति के लिए प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी टर्की में जब ये आया था, अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर इंडिया सबसे पहले पहुंचा हेल्प करने के लिए। ये किस लिए? क्योंकि जो हमारे रिलेशंस हैं वो अंदर, देश के अंदर ही नहीं, आसपास जो रिलेशंस होते हैं वो भी बहुत पीसफुल होने चाहिए। कैसे हम विश्व शांति बनाए रख सकते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एक पॉइंट तो मेरा विद्या जी ने कंप्लीट कर दिया है, तो मुझे एक पॉइंट कम बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा। सेक्स एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही सेक्स एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे, फिर मैं यही बोलूंगी, जो हमारा कल्चर है वहां पर इतना ओपनली बात नहीं की जाती सेक्स को लेकर, ठीक है। इसको बहुत पर्दे की चीज माना जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं क्राइम भी बहुत बढ़ता है, रेप केसेस बहुत होते हैं।
क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो या आपकी जिस चीज को जानने की जिज्ञासा हो, अगर वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होते या उनका आपको सही जवाब नहीं मिलता, तो इस तरह की प्रॉब्लम सोसाइटी में आती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि हर एजुकेशन सिस्टम के साथ बच्चों को सेक्स एजुकेशन के लिए भी एक उसमें चैप्टर रखा। तो आप अपने छोटे बच्चों को देखिए, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए, उनको भी गुड टच और बैड टच पता है कि आपको कोई किस तरह से, क्या गुड टच है आपके लिए, क्या बैड टच है, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों को ये बताया जाता है। गर्ल्स को जो उनके पीरियड्स प्रॉब्लम होती हैं, अब उनको वो टेंशन नहीं होती जो हमारे टाइम में थी। क्यों? क्योंकि स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बच्चों को नॉलेज दी जाती है, उनको साइंस पढ़ रहे हैं, उनको ओपनली इस बात के बारे में बताया जाता है, ये डिस्कस किया जाता है। जो आपके बॉडी चेंजेस होते हैं, जो आपका ग्रोइंग एज होती है, उसमें उनको समझाया जाता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे, बात करेंगे कि जैसे अभी आप देखो 3 या 4 साल पहले एक मूवी आई थी पैडमैन, ठीक है, उसको सभी ने बहुत सराहा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक था जो कभी ओपनली जिस पे कभी डिस्कस हुआ ही नहीं। हमारी सोसाइटी ने अब डिस्कशन करने लगी है। बच्चे अपने पेरेंट्स से बातें अगर पूछते हैं तो पेरेंट्स उसको ओपनली जवाब दे। ये माइंडसेट होना चाहिए। इतना ओपन माइंडेड फैमिलीज में व्यवहार बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स का बच्चों के साथ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जैसे मीडिया है, टीवी है, इन सब से क्या आता है, ये नॉलेज बढ़ रही है, इन पे इस तरह की चीजें दिखाई जाती है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट कब आता है? जब बच्चों की डाउट्स क्लियर नहीं होते, जब बच्चों को पूरी ओपन इसको ना बताया जाए। किसी भी बात को आप छुप के या छिपा के कोई काम करोगे तो उसको जानने की जिज्ञासा होती है। तो योग, जैसा योग में हम कहते हैं ना कि अपने सारे भाव आपको बाहर निकालने, आपको शांत मन के साथ रहना है। इसीलिए इसी के साथ ये कहा जाता है कि साइकोलॉजी क्या बताती है कि आपको एजुकेशन जितनी जरूरी है उतनी ही सेक्स एजुकेशन भी आपके बच्चों के लिए जरूरी है। तो साइकोलॉजी की वजह से ही इतना ओपन हुआ है सोसाइटी कि वो अपने बच्चों के साथ ओपनली बात करे। इसीलिए आजकल लव मैरिजेस ये बहुत ओपन हो गया है। क्यों? क्योंकि फैमिली में इस चीज के लिए आराम से बातें होती हैं, खुल्लम खुल्ला। हमारे टाइम में तो अगर ऐसा कुछ होता भी था तो हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता था कि कौन बात स्टार्ट करेगा। मम्मी को बोले, पता चला मम्मी को बोल रहे हैं, मम्मी सबसे पहले बिगड़ गई है ना। तो इन सब चीजों की अब कोई टेंशन नहीं आज के बच्चों की, वो बहुत ओपन है, हर चीज में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड में साइकोलॉजी कैसे हेल्पफुल है, शिवा बताएंगी इस एक्सपीरियंस को। बताइए शिवा। मैम स्पोर्ट्स में विल पावर चाहिए, जैसे कि हमारा कभी मैच चल रहा हो मैम, तो उसके लिए मैच चला तो हम अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, तो उस टाइम जो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होती है। और जैसे कोच एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके योग कॉम्पिटिशन्स है, सपोज आप सारे योग के स्टूडेंट्स ही है, सपोज आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, बहुत अच्छे डांस है आपके, बहुत अच्छी आपके मतलब प्रैक्टिकल आपका चल रहा है, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, सडन आपके सामने एक ऐसी टीम आ जाती है जिसके आसन आपसे अच्छे नहीं है, लेकिन वो अननेसेसरी स्ट्रेचिंग करेगा आपको, अननेसेसरी जंपिंग, वर्कआउट, वार्म अप सब कुछ करेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है कि आप परेशान हो, आप घबराएं, आपकी मसल्स टाइट हो जाए और आप घबराते हैं। आपको टेंशन होती है कि यार हम लोग का अच्छा होता है लेकिन ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ये सब चीजें, ये क्या है, ये स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि कोई दो स्ट्रॉन्ग टीम्स अगर खेल रही हैं तो कहीं ना कहीं एक टीम प्रेशर में होती है। तो वो प्रेशर कम करने के लिए जो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स होते हैं वो क्या है, वो नई नई टेक्निक सिखाते हैं, नई नई इक्विपमेंट के साथ बच्चों को घुमाना फिराना, उनको मेंटली बिल्कुल रिलैक्स्ड करना। तो साइकोलॉजी यहाँ पर हेल्पफुल है। तो यहाँ जो अंतरिक्ष मनोविज्ञान है, लास्ट पॉइंट है इसका, अंतरिक्ष मनोविज्ञान। तो ये क्या है, स्पेस साइकोलॉजी क्या होती है माधुरी जी? स्पेस साइकोलॉजी क्या होती है, नहीं पता। डॉक्टर स्मिता? मैम मैं डॉक्टर विद्या बोल रही हूँ। जब कल्पना चावला स्पेस में गई थी तो उसके साथ भगवत गीता थी। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए उसने भगवत गीता का सहारा लिया था। इसी तरह जब स्पेस में होते हैं तो होमसिक होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ उनको उस वातावरण के साथ मैच करना पड़ता है। यही तो साइकोलॉजिकली बिहेवियर होता है ना। अंतरिक्ष क्या है कि एक ये आर्टिफिशियल उसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। कृत्रिम अंतरिक्ष
का निर्माण करते हैं, जिसमें उनको छोड़ा जाता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको रखा जाता है, थोड़ा टाइम उनको वहां रख के देखा जाता है कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका, या क्या इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है, उनकी मेंटालिटी उस समय क्या, माइंड में क्या चल रहा है उनके। तो ये सब परीक्षण क्यों किए जाते हैं कि जो लोग स्पेस में जाते हैं तो वो वहां के एटमॉस्फेयर से, वहां के जो उनका जो मिलेगा उन्हें माहौल, वो उससे बिल्कुल यूज टू हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी जो आपको मैं आज बता रही हूँ, साइकोलॉजी क्या है, अगर आप देखें सुबह से लेकर रात के सोने तक पूरा दिन आपको जो एक चीज सपोर्ट करती है ना, वो आपकी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। रात को ही आप प्लानिंग कर लेते हैं कि सुबह आपका क्या शेड्यूल रहेगा। जिस दिन आप प्लानिंग नहीं करोगे, आपको समझ आ जाएगा उस दिन पूरा दिन आपका डिस्टर्ब रहता है कि नहीं रहता। अभी बच्चों के स्कूल्स ऑफ है। अच्छा विद्या जी, आप योग के स्टूडेंट है ना, इसलिए नहीं रहता। यहाँ योग के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, ये तो सारे फिट है, वो तो चेहरे से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब आज की एक बात हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। आपको सबको बहुत नींद आ रही है क्योंकि ये सोने का टाइम है, लेकिन इतना स्माइलिंग फेस में बैठे हैं। आज मैम ने योगा क्लास ली है इसलिए बहुत अच्छी क्लास ली है। मैं जिस समय आपको देख रही हूँ तो मुझे सबके भाव समझ आ रहे हैं। मैं एक एक को पॉइंट पे बता सकती हूँ किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आपके इतने क्यूट चेहरे हैं कि मुझे पता चल रहा है कि आप अटेंड कर रहे हैं क्लास, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हैप्पी हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ आप लोग जानते हैं या मैं जानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी आप ही की प्रॉब्लम की वजह, मतलब आप ही की तरह मैं भी यहाँ बैठी हूँ। ये टाइम एक कैसा होता है, सुस्ती का टाइम होता है। अर्चना भी हंसी है। अर्चना, नींद आ रही है या क्लास का टाइम हो रहा है? मैम मेरी क्लास है और मेरा जो टाइमिंग है मैम 4 o'clock है उठने का ना, मॉर्निंग में। दिन में तो वैसे ही नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप मुझे कैसा दिखा रहे हैं कि आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन अंदर क्या, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। 4:30 हो। सच्ची में आपकी आवाज ना बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। लेकिन ये अभी क्लास ओवर होने वाली है, मैं कर दूंगी 5 मिनट में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माइंड और सोल और हमारी बॉडी, ये तीनों एक ही है। जो अंदर चलेगा वो यहाँ पर आ जाए। अगर अंदर बिल्कुल शांत है तो बाहर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे जिसकी भावनाएं होती है ना, वैसे ही उसका चेहरा भी हो जाता है। तो आपकी क्लास, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इस सब्जेक्ट को बहुत ही फ्रेंडली लीजिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो है बस आपको वही, ये सभी पॉइंट आपने उसी बुक से पढ़ाए हैं ना? हाँ, 2 बुक्स है जो हमारी बुक है उसी। आपके पास साइकोलॉजी की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। लेना चाहे तो ये वाली बुक है, मैंने इसकी फोटो भेजी भी थी शायद ग्रुप में। ठीक है, तो आप इसको, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत टॉपिक्स नहीं है आपके, मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक है इसमें, तो वो क्लियर हो जाएंगे। बातों से भी आप बहुत चीजें समझ जाओगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना? मैम जो लास्ट आपकी क्लास हुई थी ना, उसकी कंप्लीट वीडियो नहीं आई थी। उसकी कंप्लीट वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि जो हमारे जो हेड है UYCP में, वहां नेट प्रॉब्लम हो रही थी। जब उनका नेट वहां पर, मतलब वो था, इशू था कुछ नेटवर्क का, जैसे उनका नेटवर्क आया वैसे हमारी क्लास ओवर हो गई। फिर भी उन्होंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर पाए वो, तो कोई इशू नहीं है उस क्लास में। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या कोई प्रॉब्लम थी किसी को? नहीं, मैं वीडियो ही देख रही थी बस, तो मुझे वो मिली नहीं। और उससे पहले का एक टॉपिक, उसकी भी वीडियो नहीं थी मैम उसमें, ग्रुप में 4.9 वाला जो सेकंड टॉपिक था। 4.9, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रुप और स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ना, उसकी भी मैंने बहुत ढूंढी, वीडियो मुझे मिली नहीं। नहीं, इसका वीडियो है मैम? हाँ, इसका वीडियो, ये तो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ था। जैसे आज पूरा रिकॉर्डिंग, मैंने सर को सुबह ही बोल दिया था कि आप उस समय कहीं भी बैठिए, पर मुझे नेटवर्क इशू नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज वो नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, कुछ और पूछना चाहते हैं? शिप्रा जी, आप कुछ पूछते नहीं हैं? सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपका माइक ऑफ है।
मैम परामर्श और निर्देशन के बारे में प्लीज एक बार परामर्श और निर्देशन आप इसको इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझेंगे, काउंसलिंग और गाइडेंस। ओके ओके ठीक है, काउंसलिंग क्या है, जो आपको फ्यूचर रिलेटेड, हाँ, जो आपको मतलब जो गाइडेंस देते हैं। ठीक है, काउंसलिंग तो आप बहुत इंग्लिश में, ज्यादा कुछ पॉइंट्स आप इंग्लिश में समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? ओके, लिपसिंग से मैं समझ गई, नो मैम। ओके ओके चलिए ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू मैम। ओके जी, बाय।